नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 31 अगस्त 2025 ईस्वी। आज संडे है। नेक्स्ट सैटरडे, उसके बाद जो सैटरडे आएगा 13 सितंबर को, उस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो अब तो 14 दिन भी नहीं बचे हुए हैं और पता ही है आपको कि क्या करना है। अंतिम समय में 2 मिनट लूँगा, आपका समय बता देता हूँ। आपका परीक्षा दरअसल में 13 सितंबर को तो बस टिक लगाने वाला होगा। आपका परीक्षा भी चल ही रहा है, प्रीलियम से पहले ही शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा है या इसको अगर आपने पार कर लिया तो वो भी पार कर जाएंगे। इसलिए लास्ट के जो 2 सप्ताह है, आज संडे है बताया मैंने आपको, अगले सैटरडे से सैटरडे 13 तारीख को सैटरडे है जिस दिन आपका परीक्षा है। तो कृपया अपनी मनस्थिति को सही रखें। भूलने की समस्या सभी को होती है, रिवीजन करते रहें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है कॉन्फिडेंस। उसको ज़रूर बरकरार रखें और बना करके रखें कि किसी का भी होगा तो मेरा ही होगा। और 13 तारीख को अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मन से करना है। टेस्ट के मार्क्स अब नहीं देखने कितने आए थे कितने नहीं, ये सब कुछ भी नहीं देखना। बस रिवीजन करना है। किन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना है तो हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा पीवाईक्यू तो आपने रिवाइज़ किया ही होगा। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से 100+ में सवाल आते हैं। 100 से ज़्यादा इसी से सवाल आते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। तो कृपया कॉन्फिडेंस रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सब करेंगे, तो आज हम लोग जनवरी 2025 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर लें। पहला सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, क्लॉस श्वाब। तो इसका नाम है डी आंसर हो जाएगा, क्लॉस श्वाब था। इसमें WEF की स्थापना की थी 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी। मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप से जाना जाता था। बाद में इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व आर्थिक मंच इसका नाम दे दिया गया। दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है, कई सारे रिपोर्ट, कई सारे इंडेक्स वगैरह भी जारी करती है। अगले सवाल पर चलते हैं कि मकरविलक्कू, मकरविलक्कू का क्या तात्पर्य है भाई? मकर का मतलब मकर संक्रांति होता है, तो मकरविलक्कू जो होता है, मकर संक्रांति के समय ही यह उत्सव मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कहाँ पर आयोजित होता है? वैष्णो देवी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कहाँ पर यह आयोजित किया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पर मकरविलक्कू फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। केरल के सबरीमाला मंदिर मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को अर्थात 13 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाएं, जिस दौरान उनके मासिक चक्र सक्रिय होते हैं, उस दौरान उनको प्रवेश पर वर्जित लगाया गया था, वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। 45 से अधिक उम्र की महिलाएं और 13 से कम उम्र की बच्चियां जो होती हैं वो प्रवेश कर सकती थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पश्चात से अब इस पर रोक लगा दिया कि महिलाएं भी यहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कितनी पंचायतों को सम्मिलित किया गया है? तो 45 पंचायतों को सम्मिलित किया गया राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। और ये जो कि इस अवसर पर दिया गया, तो दरअसल में 73rd संविधान संशोधन जो लागू हुआ था, उसी के अवसर पर पंचायत पुरस्कार का आवंटन किया जाता है। और इस बार 45 पंचायतों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि स्वामित्व योजना में GIS मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सबसे पहले स्वामित्व योजना को ही समझिए। स्वामित्व योजना जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जो रेसिडेंशियल भूमि होता है उनका ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और मानचित्रण के द्वारा ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, मैपिंग के द्वारा स्वामित्व का निर्धारण करेगी और स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। जिससे क्या होगा,
भूमि संबंधी जो विवाद इतने सारे उठ करके आते हैं वो कम हो जाएगा। तो स्वामित्व योजना उसी के लिए चलाया गया था। जीआईएस मैपिंग इसके जरिए किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें किस लिए किया जाता है, तो यह ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए किया जा रहा है। जीआईएस मानचित्र उपयोग स्वामित्व योजना बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए किया जाता है, जहां पर लैंड का मानचित्र हो, लोगों का जियो टैगिंग किया जाए, हर संपत्ति का एक मालिक डिसाइड हो जाए, डिजिटल हो जाए सब कुछ। इसके लिए ड्रोन और बाकी तकनीकों का उपयोग करके मैपिंग की जाएगी, उनका पूरा सर्वे किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गया, मुजफ्फरपुर, राजगीर, पटना। बहुत आसान सवाल हो गया यह तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह राजगीर में स्थित है, राजगीर में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सागर पहल का आप मुझे ये बताएंगे कि खेल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया है, किस ईस्वी में बनाया गया, किस वर्ष में, आप मुझे बताइएगा। सागर पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? सागर का मतलब है सिक्योरिटी फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पहल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कि हमारे समुद्री पड़ोसी जो भी हैं या उसके अलावा भी हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उन सभी के साथ हमें संबंधों को सही करना था। तो यह हिंद महासागर के लिए शुरू किया गया था, सागर पहल को। इसका आंसर डी हो जाएगा। चक्रवात डीके लेडी ये हाल ही में आया था, हिंद महासागर के किस क्षेत्र को प्रभावित किया इसने? तो यह मायोटा के क्षेत्र को प्रभावित किया इसने, मायोटा के क्षेत्र। कहाँ पर है ये मायोटा हिंद महासागर में? तो मेडागास्कर जो है उसके ठीक उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आपको छोटा सा द्वीप दिखेगा मायोटा, जिस पर किसका स्वामित्व है? तो यहाँ पर फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रांस का स्वामित्व है यहाँ पर। मायोटा द्वीप जो है मेडागास्कर के समीप में है और इस पर फ्रांस का एक अधिकार है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चक्रवात डीके लेडी ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हुलॉक गिब्बन भारत में कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, हिमालय। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यह जो सवाल है ये यूपीएससी प्रीलिम में भी पूछा जा चुका है हुलॉक गिब्बन के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। हुलॉक गिब्बन भारत का एकमात्र गिब्बन है पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से हुलोंग पार गिब्बन अभयारण्य असम में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर पाया जाता है। मातृ मृत्यु अनुपात को कैसे परिभाषित किया जाता है? मातृ मृत्यु मतलब कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस देकर पूछा गया है। प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु प्रति 1000 है, प्रति 10,000 है, प्रति 50,000 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का क्या तात्पर्य होता है? इसी प्रकार का एक सवाल पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का। प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ की मृत्यु, मैटरनल डेथ 1 लाख लाइव बर्थ पर, इसी को कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से MMR इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है MMR। ओके। और मार्च 2025 के हिसाब से भारत का 97 जो था वो कम होकर आ गया है 97 पर, 97 हो गया है मतलब, और 2030 तक यह 70 चला जाएगा, हमने ऐसा रखा हुआ है। तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि मोधवेत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जनवरी में ही यह महोत्सव हुआ था, कोयम्बटूर में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, सबरीवाला मंदिर में, मुथुनाडु मुंड गांव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मुथुनाडु मुंड गांव में आयोजित किया जाता है। मोधवेत महोत्सव नीलगिरी जिले के मुथानाडु मुंड गांव में मुनपो मंदिर में आयोजित किया जाता है। सारा नाम मौ से ही है, इसको याद रख सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। टोडा जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो द्रविडियन परिवार से है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के नीलगिरी के इलाकों में रहती है। मुख्य रूप से राज्य अगर बोले तो हम लोग तमिलनाडु में यह जनवासी निवास करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? तो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि
हुलोंग पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ पर है? हुलोंग पारा, हुलंगा पारा भी कहा जाता है इसको। हुलंगो पारा अभयारण्य कहाँ पर है गिब्बन का? तो यह असम में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। असम के जोरहट जिले में 1997 में इसको स्थापित किया गया है। ये भी याद रखिएगा, 1997 में इसको स्थापित किया गया है। चर्चा में रहा था उस समय, मैंने पढ़ाया भी था। मोदवेथ महोत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है? विष्णु, थेनकिस अम्मान्ना, टोकिसी ओन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो थेनकिस अम्मान्ना देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है मोथवेत महोत्सव में। टोडा जनजातियों का यह महोत्सव होता है। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी फसल के लिए महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी माह में मैंने करवाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो आपको पता होगा कि भारत में 3 राज्यों के संगम पर, यह है कर्नाटक, यह है केरल और यह है आपका तमिलनाडु। तो ये इन तीनों के संगम पर यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल इसका आंसर हो जाएगा सी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का आप मुझे नाम बताइएगा। बहुत छोटा सवाल पूछा है मैंने आपको। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का आप मुझे नाम बताइएगा। इसी प्रकार से पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी का भी नाम मुझे बताइएगा ज़रा। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अगला है कि संशोधित PKCERCP परियोजना क्या है या? तो इसका पहले फुल फॉर्म समझते हैं। इसको कहा जाता है PKC अर्थात पार्वती, काली सिंध और चंबल। पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना, इसको कैनाल प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान है यह। राजस्थान का पूर्वी भाग कौन कौन सा? पार्वती, उसके अलावा कौन सा मैंने बोला? काली सिंध और चंबल। ये तीनों नदियों का यहाँ पर बहाव है। इन तीनों को ईस्टर्न राजस्थान में नहर बनाने का प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है PKCERCP प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। इसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश भी सम्मिलित हैं, ये भी याद रखिएगा। और यह चर्चा में था, मैंने पढ़ाया था जनवरी में, यह चर्चा में था, इसलिए आपको इसको करके जाइएगा। पूछा जा रहा है कौन सी नदियाँ इसमें शामिल हैं? तभी मैंने बताया आपको चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियाँ शामिल हैं। और राजस्थान के पूर्वी भागों में ये नदियाँ बहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों बहुत अलग अलग हैं। पूर्वी भाग में जहाँ पर कृषि का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत समृद्ध किसान पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, वहीं पर पश्चिमी भाग में रेत ही रेत पाया जाता है। पूर्वी भाग में सिंचाई का भी उत्तम प्रबंध है, वर्षा भी होती है, वहाँ पर मिट्टी भी फर्टाइल है, वहीं पर पश्चिमी भाग इसका सूखा हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी किस प्रकार का रोग जनक? ए है इसका बैक्टीरियल, 2 है वायरस, सी है प्रोटोजोआ, डी है फंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह फंगल है और यह स्किन डिजीज का कारण बनता है। बहुत ही बृहद स्तर पर फैल गया था कुछ समय पहले, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया भी था, इसको याद रखिएगा। PKCERCP प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन सी योजना है? तो भारतमाला परियोजना, अमृत योजना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, सी इसका आंसर हो जाएगा। 1980 के तहत 30 नदी लिंक परियोजनाओं में से एक है यह परियोजना और इसी का यह ईस्टर्न राजस्थान का जो कैनाल का प्रोजेक्ट उसको बनाया जा रहा है। मकर विलक्कू महोत्सव प्रकाश कहाँ पर जलाया जाता है? इस उत्सव के दौरान एक प्रकाश ज्वलित किया जाता है जो कहाँ पर, किस मंदिर में होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पोनम्बलेबेडु पठार है, यहाँ पर यह जलाया जाता है। और यह पठार को देखते हैं कहाँ से बैठ करके? तो भाई समरीमाला से देखा जाता है इसको और वहाँ पर यह प्रकाश प्रज्वलित किया जाता है। तो इस जगह का क्या नाम है? पोनम्बल मेडु पठार इस जगह का नाम है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या है कि मकर विलक्कू महोत्सव प्रकाश पोनम्बडेलु मेडु पठार पर जलाया जाता है। पंबा मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा 3 बार इस प्रकाश को दिखाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? क्योंकि ERCP में एक नदी चंबल भी है, अभी मैंने आपको दिखाया ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है। तो यह सिंगार चौरी चोटी मध्य प्रदेश के समीप से यह निकलती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विंध्य पर्वत की सिंगार चौरी चोटी से यह निकलती है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
इसको जो आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है इस जगह को, वो है जना पावा पहाड़ी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के महू इंदौर ज़िले में, महू और इंदौर ज़िले के आसपास में है यह जगह। हाँ, इंदौर के आसपास में ही है। तो ये भी याद रखिएगा कौन सा जगह है, तो जनपाव पहाड़ी भी कहा जाता है। जनपाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी मध्य प्रदेश में है। यहीं से चंबल नदी निकलती है और भारत की सबसे साफ नदी इसको माना जाता है। कोटा शहर जो है फेमस, वो इसी किनारे है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों से घिरा हुआ है, ये भी राजस्थान में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल और बनास नदियों से घिरा हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी का नामांकन किस आधार पर किया गया है, तो भारत और नेपाल से नमूनों के आधार जो नमूना ग्रहण किया गया उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी का नाम 2020 में जापानी समूह द्वारा भारत और नेपाल से प्राप्त नमूनों के आधार पर इसका नामांकन किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पीकेसीआरसीपी परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ होगा, तो राजस्थान के जो ईस्टर्न में है 13 जिले, उन सभी को लाभ होगा। जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, ये सब जो जिले हैं इसमें से कई सारे एनसीआर में भी आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में, उन सभी को लाभ मिलेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मिशन मौसम का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना। आपने गौर किया होगा कि आपके इलाकों में जब बारिश शुरू होने वाली होती है उससे आधा घंटा 45 मिनट पहले निश्चित रूप से आपके फ़ोन पर कोई न कोई एक नोटिफिकेशन जरूर आता होगा कि भाई बारिश शुरू होने वाली है, इस क्षेत्र में बारिश शुरू होने वाली है। इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको शायद मिलता होगा। तो ये हमें इसी प्रोजेक्ट के तहत में तैयार किया जा रहा है कि हम पल पल का अपडेट दे सकें, लोगों को सावधान कर सकें कि भाई वहाँ पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में भारत सरकार की आलोचना भी हुई थी, जो धरौली में बादल फटने का घटना इंसिडेंट हुआ उसके पश्चात से आलोचना भी हुआ था कि हम उसको प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाए। बादल फटने को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन काम होता है क्योंकि वह लोकल पैटर्न ज़्यादा होता है उसमें इन्वॉल्व। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ईरान अपनी राजधानी को तेहरान से कहाँ स्थानांतरित करने का विचार कर रहा है। ईरान इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, जनवरी में भी मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। ईरान अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की प्लान बना रहा है। कहाँ पर वो ले जा चाहता है, मशहद, मकरान, इस्फहान, सिराज, ये सब जगह के नाम है ईरान के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मकरान के समीप में लाना चाह रहा है। ईरान अपनी राजधानी को तेहरान से बलूचिस्तान प्रांत के मकरान क्षेत्र में स्थानांतरित करने का विचार कर रहा है क्योंकि तेहरान में प्रदूषण और संसाधनों की कमी ज़्यादा हो रही है। इसलिए अपनी राजधानी को देश के दक्षिणी इलाके हिंद महासागर के करीब, अरब सागर के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल है कि मायोटा को फ्रांस ने कब कॉलोनी बनाया था, तो मायोटा को 1843 में फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया था और अभी तक फ्रांस के ही एकाधिकार में है यह। फ्रांस ने 1843 में मायोटा कॉलोनी बनाया। 1904 में कोमोरोस द्वीप समूह पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। कोमोरोस के समीप में ही मायोटा द्वीप भी स्थित है। मकरान तट का सामरिक महत्व किसके कारण से है, कृषि उत्पाद, पर्यटन स्थल, खनिज संसाधन, ओमान की खाड़ी के साथ निकटता है। तो ओमान की खाड़ी के बिल्कुल निकट में ही है मकरान तट और समुद्र के बगल में अपनी राजधानी बनाने का प्रयास कर रहा है ईरान। इसका आंसर डी हो जाएगा। चक्रवात चीडो मायोट में कब आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 2024 में आया था मायोटा में। यह मायोट में आया था कब, कौन सा चक्रवात, तो चीडो इसका नाम है, यह चक्रवात आया था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। IMD के 150वें स्थापना दिवस पर कौन सा दस्तावेज जारी किया गया है, जलवायु परिवर्तन की नीति जारी की गई है, आपदा प्रबंधन योजना जारी किया गया है। क्यों मैंने पढ़ाया था IMD, क्योंकि इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं IMD के। भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका 150 वर्ष पूरा हो गया है। तो कौन सा दस्तावेज उस दौरान जारी किया गया, तो इसका जारी किया गया IMD विजन 2047 के लिए हमें जलवायु स्मार्ट देश बनना है, जहां पर हम हर छोटे बड़े जलवायु घटनाक्रम को पहले प्रेडिक्ट कर पाएँ, आपदा प्रबंधन कर पाएँ, लोगों को सचेत कर पाएँ और जान माल की हानि को हम कम से कम कर पाएँ। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा भारत में, 4, 6, 8, 10। इसका आंसर जरूर निकालिएगा क्योंकि प्रोजेक्ट 75 भारत का सबसे बड़ा सबमरीन को लेकर के प्रोजेक्ट है, जिसके तहत कई सारे सबमरीन बनाए गए हैं। दरअसल में इसके तहत भारत में 6 सबमरीन बनाए गए हैं, 6 सबमरीन बनाए गए, जिसके नाम भी बता देता हूँ। 3 के नाम के से है और 3 के नाम वी से है। के से है कलवरी,
फिर है खांडेरी, खांडेरी तो ये भी के एच से ही होगा, के एच से खांडेरी हो जाएगा। उसके अलावा करंज, पहला 3 हो गया के से, का कौन कौन सा हो गया, कलवरी, खांडेरी और करंज। उसके बाद से वी से है वेला, वागीर और वागसीर, वागसीर, वागीर, वागसीर और वेला, 3 वी से हैं। के से हैं करंज, खांडेरी, क्योंकि इंग्लिश में खांडेरी को भी के से ही लिखेंगे, और कलवरी, इनको भी याद रखिएगा। ये तीनों के 6 के 6 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की एकमात्र परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है, तो आईएनएस अरिहंत नाम है इसका, आईएनएस अरिहंत नाम है इसका। भारत का एकमात्र परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, जबकि आईएनएस अरिहंत को जल्द ही कमीशन किया जाएगा। इसको कमीशन नहीं किया गया है, लेकिन कमीशन किए जाने का प्लान चल रहा है। इसको हम जल्द से जल्द कमीशन करें भारत में। ओके, आईएनएस चक्र के बारे में क्या सही है, भारत में निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, रूस से लीज पर ली गई पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है, रूस से लीज पर लिया गया। देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नए लग रहे होंगे, इतना करंट तैयार किया होगा, फिर भी लग रहा होगा कभी नहीं पढ़ा ये सब टॉपिक, कहाँ से मैं सवाल बना रहा हूँ, कहीं से भी नहीं। जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाए हैं जनवरी में, उसी से बनाए हैं। न्यूज़पेपर में सारे चर्चा में वहीं से बनाए हैं। करंट का कोई सीमा होता ही नहीं है। आप जनवरी से अगस्त तक का एक करंट पढ़ लीजिए, फिर भी मैं ऐसे सेट लेकर आ जाऊंगा जो कभी नहीं सुना होगा। तो कितना सारा तैयार करेंगे, कितने सारे स्रोत को आप करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप जितना आपने किया है अब उसको रिवाइज कीजिए, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पढ़ा हुआ टॉपिक है, जो आ रहा टॉपिक है, वो गलत ना हो। बाकी करंट में ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई 32-33 सवाल पूछे अगर आप सारे के सारे सही कराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, आप कॉन्फिडेंस रखें, ऐसा नहीं कि नए सवाल दिख रहे हैं तो डर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएनएस चक्र के बारे में क्या है, तो रूस से लीज पर ली गई परमाणु पनडुब्बी है, जो अब अपने वापस चली जाएगी। इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा, मूल देश में वापस जा रही है यह। स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो संपत्ति कार्ड वितरण और भूमि अभिलेख का निर्माण करना और भूमि से जुड़े हुए विवादों को खत्म करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वामित्व योजना में किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जा रहा है, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जा रहा है। स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और CORS तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब मान्यता दी गई है, तो इसको मान्यता दी गई है 2015 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लेशियर निवर्तन का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि ग्लेशियर की सघनता में कमी आ रही है। पूरे दुनिया भर में ग्लेशियर की सघनता में कमी आ रही, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण से, ग्लोबल वार्मिंग कारण से बहुत तेजी गति से वह पिघल रहे हैं। जैसे देखिए क्या है, ग्लेशियर निवर्तन का अर्थ उनकी सघनता में कमी और उनका लोपन है, जैसे कि याला और पेतो ग्लेशियर में देखा गया। दरअसल में स्विट्जरलैंड के बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो हमेशा के लिए गायब हो गए, हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। उसके पश्चात से ये जगह चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाया था इन ग्लेशियरों के बारे में, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है बंधुओं, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन कौन से मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है, तो पंचायती राज और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना का संचालन किया जा रहा है देश भर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्लेशियर संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव को कब अपनाया था ग्लेशियर संरक्षण के लिए? दिसंबर 2022, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर 2023। शानदार सवाल यह दिया गया है और यूएन से जुड़ा हुआ यह सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेशियर संरक्षण के लिए कब किया गया था? 40 का आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 2022 में किया गया। एक चीज़ और है, वो याल और पेतो ग्लेशियर के बारे में जो मैंने बोला, वो कनाडा की ग्लेशियर है जहाँ पर ख़त्म हो गया हो ग्लेशियर, अप्रॉक्स ख़त्म हो रहा। मैंने गलती स्विट्जरलैंड बोल दिया, तो उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। उस ग्लेशियर का नाम आपसे नहीं पूछेगा, ये मान करके चलिएगा। आपसे इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है कि भाई कब हुआ था, यूएन ने कब प्रस्ताव पारित किया था, ग्लेशियर संरक्षण जुड़ा हुआ, तो दिसंबर 2022 में किया था। इसको आप याद रखिए। हालांकि ये भी सही न्यूज़ है कि स्विट्जरलैंड जो है वो ग्लेशियर पिघलने के लिए न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी गति से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है। पहले होता क्या था, समर वेकेशन के लिए जो अमीर लोग होते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो यूरोप जाते थे टूर के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए चर्चा में रहा था। और स्विट्जरलैंड के बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो बहुत तेज़ी गति से पिघल रहे हैं, इसके कारण वो भी चर्चा में रहा था। तो ये याद रखिएगा, ये सारा टॉपिक मैंने कवर करवाया था जनवरी के दिनों में।
अगला सवाल है कि स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो संपत्ति कर लगाने की शक्ति उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि संपत्ति डिफाइन हो जाएगा इससे। स्पेडेक्स मिशन के उपग्रहों की कक्षा की ऊंचाई क्या है। स्पेडेक्स मिशन है, स्पाडेक्स भी इसको कहा जाता है। डेक्स का मतलब डॉकिंग। हमने डॉक किया था, हमने सैटेलाइट को डॉक किया था, एक दूसरे के साथ जोड़ा था स्पेस में। तो स्पेडेक्स मिशन जो है उसी दौरान चर्चा में रहा था, जिसके दौरान मैंने करवाया था। अब पूछा जा रहा है कि इनकी ऊंचाई क्या है सतह से। तो ये सतह से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में है यह। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो मोतिहारी बिहार में हुआ था। बहुत सारे फेमस किताब इन्होंने लिखा है जॉर्ज ऑरवेल। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया। तो PSLV C60 का PSLV का उपयोग किया गया। C60 कार 60 का उपयोग किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल में किस प्रणोदक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जेन NGLV, जैसे PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, इसी प्रकार से NGLV है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिस पर इसरो अभी काम कर रहा है। तो उसके बारे में चर्चा में आया था, तो मैंने करवाया था। क्या है NGLV। जैसे एक और है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, RSLV भी इसको कहा जाता है। तो इस सब पर इसरो अभी काम कर रहा है। आने वाले समय में इसका उपयोग भी किया जाएगा। इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, सेमी क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाता है प्रणोदक प्रणाली में। किसका। तो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल में सेमी क्रायोजेनिक का उपयोग किया जाता है। NGL बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदक लिक्विड ऑक्सीजन और प्रस्कृत मिट्टी तेल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन के सफल होने पर भारत विश्व में कौन सा देश बन गया है। आज तक कितने देशों ने सफलतापूर्वक डॉकिंग किया है स्पेस में। तो आज तक 4 देशों ने किया है। भारत चौथा देश बन गया है। भारत चौथा देश बन गया है। इस हमसे पहले अमेरिका ने किया हुआ है, रूस ने किया हुआ है, चीन ने किया हुआ है। अब हम चौथे देश बन गए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 किस संविधान संशोधन की याद में दिए जाते हैं। तो 73rd संविधान संशोधन के स्मरण में दिए जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1992 में यह किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का मूल्यांकन कितने विषय के क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। कितने पैरामीटर बनाए गए इस पुरस्कार को देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर 9 पैरामीटर के आधार पर। क्या 9 याद करने आपको। नहीं, 9 याद नहीं करने हैं। बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनमें से 9 के आधार पर दिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में कब आयोजित किया गया है। यह छोटा सा सवाल है, लेकिन आप इसमें फंस सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या कब किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक यह आयोजित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कुंभ मेला कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है। देश में कितने स्थानों पर होता है भाई। तो प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, और कहाँ पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, चारों जगहों पर होता है। गंगा नदी है हरिद्वार में, और प्रयागराज में गंगा नदी ही है। नासिक में गोदावरी नदी है, और उज्जैन में शिप्रा नदी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्री नारायण गुरु ने किस वर्ष अरविपुरम मंदिर बनाया था। अरविपुरम एक जगह है जहां पर नारायण गुरु जी ने, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। इन्होंने कब अरीपुरम में मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर की खासियत ये थी कि इस मंदिर में सभी जाति के लोग प्रवेश कर सकते थे। ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नहीं था, सवर्ण अवर्ण सारे प्रवेश कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1888 में अरविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया था, जो जातिगत प्रतिबंधों के खिलाफ था। जब वहाँ के निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया, तब जाके इन्होंने, नारायण गुरु जी ने वहाँ पर एक मंदिर का ही निर्माण करा दिया, जिसको कहा गया कि इस मंदिर में किसी को भी नहीं रोका जाएगा, सभी का प्रवेश होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया नारा क्या था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो यही इन्होंने दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर इन्होंने नारा दिया था, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। इनका बहुत बड़ा नाम है भारत में जातिगत उत्थान आंदोलन में। इसका आंसर ए सी बी हो जाएगा। श्री नारायण गुरु ने किस आंदोलन को गति प्रदान की थी। स्वदेशी आंदोलन, वाईकॉम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शंस इतने आसान दिए गए कि आप आसानी से कर सकते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह को इन्होंने बढ़ावा दिया था। आप मुझे ये बताएंगे कि वाईकॉम जो सत्याग्रह है, यह किस क्षेत्र में हुआ और कब हुआ था, ये भी मुझे बताइएगा।
कब और कहाँ किया गया था ये जरूर मुझे बताइएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? डीएपी जो है यह चर्चा में रहा था, डीएपी खाद आपको पता ही होगा, डीएपी यूज भी किया होगा। इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%, 18%, 36%, 28%। सारे सवाल ऐसे आते हैं जो आस पड़ोस देखा हुआ होता है फिर भी गलत करते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? डीएपी में 46% फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुख्य रूप से फॉस्फोरस के लिए यह दिया जाता है, मुख्य रूप से फॉस्फोरस के लिए दिया जाता है। वैसे इसमें नाइट्रोजन 18% होता है, जो कि कम नहीं है, जो कि कम नहीं है। हम हद से ज़्यादा नाइट्रोजन छिड़कते अपने खेतों में, इसे जड़ विकास के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने भाग हैं? आपको पता ही होगा कि मनुस्मृति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। मनुस्मृति जिस ज़माने में लिखा गया उस ज़माने में भी इतना चर्चा में नहीं रहता जितना आजकल रहता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें 4 भाग हैं, इसमें 4 भाग हैं। पहला है संसार की रचना, दूसरा है धर्म के स्रोत, उसके बाद से है 4 है सामाजिक वर्गों का धर्म और कर्म। सामाजिक वर्गों का 4 जो सामाजिक वर्ग हैं, सबसे विवादित क्षेत्र यही है। 4 जो सामाजिक वर्ग हैं कौन कौन से? तो जो बनाया गया है भाई जातिगत प्रथा में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके धर्म और कर्म लिखे गए हैं। पुनर्जन्म और मोक्ष यह है चौथे भाग में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 भाग में है, मनु के द्वारा यह लिखा गया और यह धार्मिक किताब नहीं है, यह हिंदू धर्म का किताब नहीं है, यह एक कानून की किताब है। जिस प्रकार से संविधान कानून है और भगवत गीता, कुरान और जो गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक किताब है, उस प्रकार से ही यह एक कानून की किताब है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा, तो ये सब जो हैं ये बहुत सारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं भारत में। तो उसमें से ही यह एक स्मृति ग्रंथ है जो बहुत विवादित रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्री नारायण गुरु की कौन सी रचना ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करती है? अद्वैत दीपिका, अध्युरोप दर्शन, थिरुकुरल। तिरुकुरल किसका है भाई? तो यह कुरल का है, थिरुवल्लुवर का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अध्यारोप दर्शनम, जो है यह नारायण गुरु जी की रचना है जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या की है, निर्माण की। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 153 के तहत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्यपाल की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशन का कोई पात्रता नहीं है। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को भारत में कब मंजूरी दी गई है? हाल ही में भारत सरकार ने एयर इंडिया ने ऐलान किया था कि हम जल्द ही फ्लाइट में इंटरनेट की सुविधा देंगे लोगों को। और वैसे इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की भारत सरकार ने मंजूरी 2018 में दे दी थी कि आप फ्लाइट में इंटरनेट मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन यह तकनीक उतना आसान नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दरअसल ये क्यों चर्चा में था? भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात वहाँ पर जो वेस्ट बचा हुआ था, हाल ही में उस वेस्ट का निस्तारण किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है, उसको सही तरीके से रिसाइकल किया गया है, जो भी किया गया है उसको। तो इसके कारण से यह पूरे दिसंबर जनवरी में चर्चा में रहा है इस साल। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कब हुआ था यह त्रासदी? तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल में। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है यह लीक हो गया था, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में इसको सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो आर्टिकल 200 के तहत में यह सुरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है? तो आर्टिकल 163 के तहत में सलाह देती है भाई, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार काम करता है। लेकिन राज्यपाल जो है वो विवेकाधीन शक्ति भी होती है उसकी कुछ। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये GRAP कहा जाता है इसको। क्या है भाई? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। GRAP के अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेज पर इसको लागू किया जाता है। तो जब हद से ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तब GRAP को लागू किया जाता है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन वर्क, डीजल वाहन इत्यादि के प्रवेश पर उन इलाकों में रोक लगाया जा सकता है, खास तौर से दिल्ली NCR में।
तो कब इसको न्यायालय द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? तो न्यायालय द्वारा यह अनुमोदित था 2016 ईस्वी में। जीआरएपी को MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2017 में इसको अधिसूचित भी किया गया है। जीआरएपी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के संबंध में MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत कार्यान्वयन के लिए गेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया था। इन्हें मुख्य श्रेणियों में औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? औसत से खराब, एवरेज से खराब, बहुत ज़्यादा खराब और गंभीर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें गंभीर या आपातकाल की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, गंभीर प्लस आपातकाल की। इस योजना में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था। इसको नोटिफाई भी मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 में कर दिया गया है। जीआरएपी के चरण 3 में किन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? अगर जीआरएपी का चरण 3 कहीं पर लागू हो जाए तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल ईंधनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत स्टेज 3 के पेट्रोल इंजन और भारत स्टेज 4 के डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि ह्यूमन मेटाप्यूमोवायरस HMPV का प्रकोप कब सामने आया? हाल ही में इसका प्रकोप देखा गया था, तो मैंने पढ़ाया था। तो सबसे आम कब है? तो सर्दी और बसंत के मौसम में HMPV वायरस जो है यह सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। HMPV वायरस इम्पैक्ट HMPV वायरस जो था इस साल जनवरी के आसपास में चीन में बहुत तेज़ी गति से फैला था यह, और इसकी खोज 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने किया था। प्रसार या चीन तक ही सीमित रहा, पूरे विश्व में व्याप्त इसका अभी के दौर में नहीं हुआ, महामारी नहीं बन पाया। हालांकि इसके लिए पहले से ही इमरजेंसी के लिए तैयार कर दिया गया था कि भाई HMPV के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, लेकिन यह उतना खतरनाक स्तर पर नहीं फैला पूरे दुनिया में, इसको रोक लिया गया। यह श्वसन वायरस है जो सर्दी जुकाम जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। खासतौर से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है यह HMPV वायरस, इसको याद रखिएगा। HMPV के लिए कौन से समूह सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? तो छोटे बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा जोखिम इन्हीं का होता है, और जो बिल्कुल बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुभाष राणा को दिया गया है। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? व्यक्तिगत खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, विश्वविद्यालय या संस्थानों को, खेल संगठनों को। इसी प्रकार छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, बिल्कुल क्यूट टाइप का आपके सवाल में आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर वहाँ पर आपको चक्कर आएगा, फिर आप लगाओगे जय माता दी रॉक, ऑप्शन बी मारते हैं सही, बाहर आके खुश कि हमने तो 120 अटैम्प्ट कर डाले, फिर आपका हो जाता है गलत। आंसर की मिलाने के बाद तो बच्चों का कुछ और ही कंडीशन हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस प्रकार के सवाल भी कर लेने चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय या संस्थानों को दी जाती है। MK के ट्रॉफी जो है आज़ाद अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का जो टूर्नामेंट होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज वगैरह संस्थान को दिया जाता है, किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी को यह नहीं दिया जाता है। अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सा सवाल, और यह चर्चा में रहा था कि भाई GRAP का कार्यान्वयन कौन करता है? अभी मैंने पढ़ा है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, उसके बाद से कानून बन गया यह, और पूछ रहा है कि भाई कौन लागू करता है इसको? गंभीर जब सिचुएशन हो जाता है, जब सांस वांस नहीं ले सकते आसानी से, तब वैसी सिचुएशन इसको लागू किया जाता है। अपना देश का डायलेमा देखिए, खास तौर से दिल्ली राजधानी क्षेत्र, पटना में भी रह रहे थे, कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उत्तर भारत का बेल्ट ही प्रदूषण से बहुत परेशान होगा। बस अब शुरू हो रहा है, सितंबर अक्टूबर बीतने दीजिए, आ जाएगा प्रदूषण का मौसम। पानी आपको साफ नहीं मिलेगा, वायु आपको साफ नहीं मिलेगा, भोजन में मिलावट है, मार्केट में 99.9% पनीर जो है नकली है, फल आपको कार्बाइड वाले दवा से पका हुआ मिलेगा,
क्या मिलेगा भाई सस्ता, क्या मिलेगा अच्छा? तो कुछ भी नहीं, नथिंग। आप नहीं है भाई, सब कुछ सही नहीं होता सबके लिए। हाँ, जो अमीर वर्ग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास तो नहीं ही कर सकता सही जीवन, क्योंकि सांस तो लेगा ही ना, सांस तो लेंगे ही। अब आप तो पूरे घर में, गाड़ी में, सब जगह एयर फिल्टर नहीं लगाएंगे, है ना, तो वायु भी स्वच्छ नहीं मिल पाता। इसीलिए GRAP जैसे प्रोग्राम लाए गए कि भाई कुछ तो सांस लेने लायक रहे जगह। तो ये पूछा जा रहा है कौन लागू करता है। इतना सारा किस्सा कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM एक संस्था बनाया गया है जो इसको क्रियान्वित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष यान की डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। 2 अंतरिक्ष यान SDX-01 एंड SDX-02, इसमें से एक चेजर है और एक टारगेट है। एक को दूसरे में जाकर के डॉक हो जाना, फिट हो जाना है। एक चेजर है जो उसका पीछा कर रहा है और एक टारगेट है SDX-01 SDX-02 का इसमें उपयोग किया गया। स्पेडेक्स मिशन में कितने उपग्रह शामिल थे? 2 थे। एक चेजर था, चेजर SDX-01, और SDX-02 टारगेट था जिसमें डॉक होना था। सुशासन सूचकांक कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया सुशासन सूचकांक। लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा। कितने क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? इसमें 10 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पर्यावरण, कृषि, वाणिज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून, प्रदर्शन, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। सुशासन सूचकांक में राज्यों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो 3 समूह यहाँ पर बनाए गए हैं। 3 समूह बनाए गए हैं। कौन से? तो बड़े राज्य जो हैं, उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, और पहाड़ी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पेडेक्स मिशन की अवधि कितनी है? तो इसका 2 वर्ष का मिशन का अवधि था, 2 वर्ष था। ऊपर वाले में 3, 4 लग रहा हो कई सारों को भाई। ये उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य 1 हैं, बड़ा राज्य 1 है, और संघ राज्य क्षेत्र 1 है। तो ये 3 हो गया ना, क्लियर रहना चाहिए ना। स्पेडेक्स मिशन की अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष है, जिसमें 2 उपग्रहों की डॉकिंग और अन्य प्रयोग किए जाएंगे। तो इसका 2 वर्ष का अवधि है। सुशासन सूचकांक में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने संकेतक शामिल किए गए हैं? तो कृषि के लिए 6 संकेतक हैं। यह कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाया गया है। जैसे कृषि एक कैटेगरी हो गया, तब उसमें भी सब कैटेगरी है। जैसे कृषि का विकास दर क्या है, खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है, फसल बीमा कितने लोगों ने करवाया हुआ है, तो ये सब कुछ उसके संकेतक शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह लाहौर में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 1924 में भारतीय ओलंपिक खेलों का, भारत में जो खेल होते थे तो भारतीय ओलंपिक उसको नाम दे दिया गया था। तो भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण लाहौर में 1924 में अविभाजित भारत में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल का क्षेत्राधिकार किसके पास में है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पास में है। जो राष्ट्रीय खेल अब आयोजित किया जाता है उसी को पहले भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। राष्ट्रीय खेल की अवधि और नियम पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के क्षेत्राधिकार में है। इसरो के CROPS उपप्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको क्रॉप्स भी कहते हैं, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट बाय इसरो। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट? अंतरिक्ष में जल संरक्षण, सूक्ष्म गुरुत्व परिस्थितियों में पौधों के वृद्धि का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ इन माइक्रो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी नहीं कहा जा रहा, माइक्रो ग्रेविटी, कम ग्रेविटी में प्लांट्स किस प्रकार से काम करते हैं। वो भी प्लांट्स में कौन सा प्लांट्स का उपयोग किया गया इसरो के द्वारा? तो लोबिया के प्लांट्स का उपयोग किया गया। माइक्रो ग्रेविटी में किस प्रकार से ग्रो हो रहे हैं, इसको देखने के लिए इसरो का क्रॉप्स मिशन शुरू किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। जहां पर लोबिया के बीज को भेज करके हमने ये देखा कि माइक्रो ग्रेविटी में ये बीज किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, क्रॉप्स इसको कहा जाता है। सब पढ़ा चुका हूँ मैं डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में। शुरुआत से बोलते बोलते मैं रोज़ जब पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पर मैं यही बोलता हूँ, यार रोज़ पढ़ो करंट अफेयर, रोज़ पढ़ो, बाद में बर्डन नहीं होगा, बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन नहीं, अंत में ही सबको समुद्र खाली करना होता है, अंत में ही सारे बाल्टी लेकर उतर जाते हैं, आज समुद्र पूरा खाली कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर रोज़ पढ़ना पड़ता है। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन जिन्होंने भी देखा है डेली, निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट होगा, मेंस में भी होगा।
अभी फिर पीटी के बाद मैं शुरू करूँगा, फिर मैं डेली यही बोलूँगा, लेकिन डेली का रूटीन कौन बना है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्रॉप्स प्रयोग में किस पौधे के बीज का उपयोग किया गया, तो लोबिया के बीजों का उपयोग किया गया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया। आज मैंने यही सवाल पोस्ट किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह क्या है, ध्यान से देखिए, 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती पर यह आयोजित किया गया, जिसका नाम है पंचायत से संसद कार्यक्रम 2.0। इसका उद्घाटन किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा, लेकिन इसमें सहयोग करने वाला मंत्रालय था जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय का यह कार्यक्रम था। उद्घाटनकर्ता थे लोकसभा के अध्यक्ष हमारे, कौन है, तो भाई ओम बिरला जी हैं। पंचायत से संसद कार्यक्रम 2.0 भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है 6 जनवरी को। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम में कितनी अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 502 महिला प्रतिनिधियों ने दिल्ली में भाग लिया है। पंचायत से संसद 2.0 का आयोजन किनके सहयोग में किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय मामले के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। पंचायत से संसद 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, जो देश के पंचायतों में, खास तौर से जनजाति वाले पंचायतों में जहां पर भी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, उनको एम्पावर करना, उनको मजबूत करना, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से होता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र बनाई जा रही पनविद्युत परियोजना का प्रबंधन कौन कर रहा है, जो चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर पनबिजली परियोजना, जो मैसिव स्तर का है, बहुत ही बड़ा जाइंट स्तर का है, पूछ रहा है उसका प्रबंधन कौन कर रहा है। पावर चाइना, सीनो हाइड्रो, चाइना 3 गोरगेस, चाइना इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए, पावर चाइना। आप तो 45 मिनट से सुन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए बीच में थोड़ा सांस लेना पड़ता है। चीन राज्य के स्वामित्व वाली पनविद्युत कंपनी है पावर चाइना। ब्रह्मपुत्र नदी पर अनुप्रवाह पनविद्युत परियोजना का प्रबंधन इसी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषाई जड़ें किस भाषा परिवार से मानी जाती है। दरअसल में तमिलनाडु के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन महोदय, उन्होंने बोला था जो भी सिंधु घाटी भाषा को डिकोड करेगा उसको हम करोड़ों एग्जाम देंगे, 50 लाख था शायद, हम उनको क्या देंगे, पुरस्कार देंगे, 50 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविडियन लोगों से ज़्यादा नज़दीक है, उनका जीन और उनकी भाषा भी द्रविडियन लोगों से ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर उनके भाषा को डिकोड कर लिया गया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उत्तर भारत के आप और हम जो लोग हैं, हम बाहर से आए, हम कहाँ से आए, तो हम रूस से आए हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो द्रविडियन बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मांडा से लेकर के दहमाबाद तक था, और इधर सुतकांगेडोर से लेकर के यूपी में मेरठ के समीप आलमगीरपुर तक के पास था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब शुरू हुआ है, तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास में, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी लिपि की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी, तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा इसका आंसर। 1920 के दशक में सिंधु घाटी लिपि की लेखन शैली क्या है, तो दाएं से बाएं, कभी कभी ब्रोस्टोफेडन, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, दाएं से बाएं लिखा, फिर अगला लाइन बाएं से दाएं, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है, आज तक जिसको पढ़ा ही नहीं उसका क्या पता कि कैसे लिखा जा रहा है। इसको ब्रोस्टोफेडन कहते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, फिर ऐसी इस प्रकार से चलता है यहाँ। अब उर्दू किधर से लिखा जाता है, उर्दू इस तरफ से लिखते हैं, हिंदी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। तो ये अंतर होता है अलग अलग भाषाओं में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अमेरिका ने लुइसियाना को किस देश से खरीदा, तो फ्रांस से खरीदा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1803 में इसको खरीदा गया था। बिहार बिजनेस
कनेक्ट 2024 में कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, तो इसमें 423 निवेश का इन्वेस्टमेंट का जो प्रस्ताव है वो प्राप्त हुआ है बिहार गवर्नमेंट को। अगला है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अमाउंट क्या था, 1.80 लाख करोड़, 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को। भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो यह सीबीआई के द्वारा किया गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का किया गया है भारत पोल पोर्टल का विकास। भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करना, जांच में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में सहायता करना भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। सीबीआई की स्थापना 1941 में हुआ था। 1941 में हुआ था। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एसपी के रूप में हुआ था, जिसका नाम 1963 बदल करके सीबीआई कर दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को और इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2003 से हुई थी। 20 का आंसर हो जाएगा। 2015 तक यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के पश्चात से चेंज कर दिया गया, प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है, जैसे इस बार मनाया गया और उड़ीसा में भुवनेश्वर में मनाया गया इस बार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। इसरो का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो आर्यभट्ट था हमारा पहला अंतरिक्ष यान, आर्यभट्ट था जिसे सोवियत लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसरो के पहले प्रमोचक यान का जो लॉन्च व्हीकल था, हमारा पहला लॉन्च व्हीकल, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था SLV-3 था, उसका नाम SLV-3 था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था उसका नाम, जिसका सफल परीक्षण 1980 ईस्वी में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर कितने वर्षों में होता है, तो अब हर 2 वर्षों में होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसरो के भास्कर 1 और भास्कर 2 मिशन किस क्षेत्र के अग्रणी मिशन थे, इसरो के इतिहास से मैंने पढ़ाया था सवाल, इसका आंसर हो जाएगा यह रिमोट सेंसिंग के लिए इनको भेजा गया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे या सुदूर संवेदन सैटेलाइट थे। भास्कर 1 एंड भास्कर 2 सैटेलाइट थे। 1980 के दशक में इनको भेजा गया था। जेड मोर सुरंग परियोजना का हिस्सा कौन सी बड़ी परियोजना है, तो जोजिला सुरंग परियोजना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जेड मोर सुरंग, यहाँ पर जेड आकार का मोड़ बना हुआ है, इसलिए इसको जेड मोर सुरंग कह दिया जाता है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे वर्ष सभी मौसमों में संपर्क को सुनिश्चित करना, ऑल वेदर में संपर्क को सुनिश्चित करना। कहाँ से कहाँ तक, तो भाई श्रीनगर से लेकर के लद्दाख तक में, तो जेड मोर सुरंग भी याद रखिएगा। जेड मोर सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है, तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन सा संस्थान कर रहा है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय लोगों के जीनोम का, जीन का सीक्वेंसिंग करना है, उनको एक सीक्वेंस में लगाना है ताकि जीन का अध्ययन किया जा सके और उस प्रकार से सामाजिक कल्याण को, हेल्थ को बढ़ावा दिया जा सके। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट IISc बेंगलोर की मदद से चलाया जा रहा है, वही इसको चला रहा है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा सेट कहाँ संग्रहित किया गया है, 8 पेटाबाइट का इसका डेटा है। 8 पेटाबाइट का डेटा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डेटा होगा, और यह फरीदाबाद में, हरियाणा में, दिल्ली NCR में इसको संग्रहित किया गया है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र में इसको संग्रहित किया जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर है, तो फरीदाबाद में है, हरियाणा में यह स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य रोगों की प्रकृति को समझना, निदान चिन्हक विकसित करना। यही है कि भारतीय के जीनों का अध्ययन करके हमें भारतीय लोगों के लिए रोग की प्रकृति को समझना कि किस प्रकार से बीमारियां होती हैं और उसका भारतीय जीन के लिए क्या सबसे सही इलाज हो सकता है। भारत में प्रथम पूर्ण मानव जीनोम की घोषणा कब की गई थी, तो 2009 में की गई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। जबकि वैश्विक स्तर पर यह 2003 में हुआ था, भारत में 2009 में यह घोषित किया गया था। जीनोम अनुक्रम में DNA को किसके साथ टैग किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट मार्कर के साथ टैग किया जाता है, जिसे DNA सीक्वेंसर द्वारा अनुक्रमित किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 ईस्वी को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? दरअसल में इस वर्ष के शुरुआत में गर्मी जब जनवरी के महीने में कैलिफोर्निया में अब तक का सबसे भीषण आग लगा था, जिसके कारण से हॉलीवुड, वहाँ के बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े शानदार लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी घर जो थे सब जलकर खाक हो गए थे। उस दौरान मैंने कैलिफोर्निया की आग बहुत विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाया था। और वहाँ पर हर वर्ष ही आग लगते हैं। वहाँ पर शुष्क हवाएं भी चलती हैं, जिसके कारण से आग लगी थी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सांता एना हवाएं। और यह आग लगने के साथ ही बहुत भयानक रूप से ये भी चलनी शुरू हो गई, जिसके कारण से आग इतना फैल गया कि अमेरिका जैसा देश भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, खुद ही वो शांत हुआ, उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जंगल की आग से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वर हो जाती है, शुष्कता और उर्वरता में कमी आती है, खनिज सामग्री में वृद्धि हो जाती है, जल संरक्षण में सुधार होता है। तो सबसे शॉर्ट टर्म में शुष्कता और उर्वरता में कमी आती है। और अगर यही आग बार बार लगता रहे तो यह मृदाएं बंजर हो जाती हैं। हालांकि कुछ बेनिफिट भी होता है, जैसे साफ हो जाता है जंगल, ये भी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत मंडपम में दिल्ली में यह आयोजित किया गया। भारत मंडपम दिल्ली में यह आयोजित किया गया। भारत मंडपम दिल्ली में किया गया है 10-12 जनवरी 2025 को। विकसित भारत युवा नेता संवाद में कितने युवाओं का चयन किया गया? तो 3000 युवाओं का चयन किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस प्रकार से 55 मिनट 35 सेकंड में कंप्लीट हो गया अपना जनवरी का करंट अफेयर। अब मैं आपको फरवरी का पढ़ाऊँगा। फरवरी के इतने सारे नहीं होंगे, फरवरी के तुलनात्मक रूप से कम करंट होंगे। इसका PDF आपको कल मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, एक दिन बाद मिल जाता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्या रहा अपना प्रतिक्रिया अवश्य ही दें। और कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। कहीं पर कुछ एरर हुआ हो तो वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।